लोग लांछन लगाते हैं समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो नेता अपने परिवार को लेके चल सकता है तो मुझे लगता है कि वो फिर समाज को भी लेके चल सकता है। ठाकुर साहब हैं तो सपा में क्या कर रहे हैं, भाजपा में होने चाहिए। समाजवादी पार्टी की क्या डेफिनेशन है? तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं या जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं तो उनके उत्थान के लिए काम करती है। बहुत बार बहुत कंट्रोवर्शियल टिप्पणी जिसको बोलते हैं बीच में आती है, ऐसा क्यों? इस वक्त है क्या कि अगर आप माननीय मोदी जी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो तो पता नहीं क्या है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप सीधे देशद्रोही हो। मोदी जी के खिलाफ बोलने में ज्यादा डर लगता है या योगी जी के खिलाफ? मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी कैसे रहता है? अखिलेश जी एक बहुत शानदार यूथ के नेता हैं और एक पारिवारिक नेता हैं। हमेशा पार्टी के लोगों को एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। 27 में आएगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल आएगी। जिस तरीके से अभी बीजेपी ने माहौल बना के रखा हुआ है, जिस तरीके से लोगों को दबाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक 2027 में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो खुल के कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मान लीजिए लड़ते हैं और जीत जाते हैं, क्या क्या कार्य करेंगे, कुछ सोचा है अभी? तो जनता के लिए हमेशा हम लोग काम करेंगे। बाकी ये सरकार तो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है, तो ये नाम बदलती रहेगी। हम लोगों ने हमेशा काम की है तो अपने काम करते रहेंगे। बदलाव की बात कर रहे हैं, कहीं विक्रम सिंह भी तो नहीं बदल जाएंगे? योगी जी कैसे सीएम है? कैसे सीएम, इसका जवाब 2027 में जनता उनको दे देगी। कौन सा कार्य आपको योगी जी का अच्छा लगा अभी तक? अभी तक तो उनका अगर कार्य देखे तो मुझे लगता है कार्यों में देखा जाए तो नाम बदलने वाला काम जो ऐसा है कि अच्छा लगा आपको? अच्छा नहीं बोलूंगा। 27 में अगर सरकार आती है जी, तो अपना भौकाल बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, या राजनीति चमकाएंगे, या जनता के साथ क्षेत्र बनाएंगे? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मेरे मित्र भी हैं, विक्रम सिंह परिहार जी, जो कानपुर की महाराजपुर विधानसभा से आते हैं। समाजवादी पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं छात्र सभा में। तो आपका स्वागत है हमारे इस Thank you, पॉडकास्ट में विक्रम भैया। और इस पॉडकास्ट में आज बहुत अनोखी बातें मिलेंगी, बिकॉज बहुत खुल के बात होने वाली है समाजवादी पार्टी पर। लोग लांछन लगाते हैं समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। सबसे पहले तो थैंक यू निखिल, आपको और आपकी टीम को जो यहाँ पे इनवाइट किया, तो पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि लोग लांछन लगाते हैं परिवारवाद पार्टी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो नेता अपने परिवार को लेके चल सकता है तो मुझे लगता है कि वो फिर समाज को भी लेके चल सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो जो मुझे लगता है अपनी पार्टी में, तो हर जाति के, हर समुदाय को अखिलेश जी हमेशा अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि परिवारवाद, अगर शायद परिवारवाद पार्टी होती तो मैं, जैसा कि आपको पता है कि नहीं पता, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ और क्षत्रिय समाज में आने के बावजूद भी आज मुझे 15 साल हो गए राजनीति करते हुए, और मुझे नहीं लगता है कि मैं एक दिन भी बिना पद के रह पाया हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ कि क्षत्रिय होने के साथ साथ हमेशा माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा है और मैंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रह के पार्टी के लिए हमेशा काम किया हुआ है। ठीक है, तो ठाकुर साहब हैं तो सपा में क्या कर रहे हैं, भाजपा में होने चाहिए? मुझे लगता है कि राजनीति जात विशेष ना होकर अगर विचारधारा पे हो तो ज़्यादा अच्छी है। मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं धर्म से क्षत्रिय हूँ, लेकिन विचारधारा से मैं समाजवादी हूँ और मुझे इसमें कहने पे कोई ऐसा नहीं है। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जिस तरीके से मैं गर्व करता हूँ कि मैं धर्म से क्षत्रिय हूँ, उसी तरीके से मैं गर्व करता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। और पार्टी ने हमेशा हर कदम पे साथ दिया है और हर कदम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे लोगों को, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनको बढ़ाने का काम किया हुआ है। समाजवादी पार्टी की क्या डेफिनेशन है? समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने का नाम है। तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं या जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं तो उनके उत्थान के लिए काम करती है। तो समाजवादी पार्टी की सबसे अच्छी यही बात है कि वो हर समाज को लेके आगे बढ़ने का कार्य करती है। बहुत बार
बहुत कंट्रोवर्शियल टिप्पणी जिसको बोलते हैं बीच में आती है, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा वो लगता कभी है। कभी मुस्लिम्स को लेकर हो जाता है, माइनॉरिटी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अभी हाल ही में एक कानपुर में भी हुआ था, हम्म। जो शुभम वाला पहलगाम वाला अटैक जी। था, उसमें शुभम के बारे में अखिलेश जी ने एक टिप्पणी कर दी। आ, मुझे ऐसा लगता है कि टिप्पणी तो नहीं बोलूंगा, हम्म। लेकिन हमेशा अगर आप उस हिसाब से बात करते हो तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही जो है जो डेड बॉडी लाने का काम किया था घर में, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने ही काम किया हुआ था। तो हमेशा हमारी पार्टी, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कि अपने देश के लिए, तो हमेशा अपने देश के लिए खड़ी है। बट जो विपक्ष की पार्टियां हैं ना, इस वक्त है क्या कि अगर आप माननीय मोदी जी के खिलाफ अगर आप हम्म। कुछ बोलते हो, तो पता नहीं क्या है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप सीधे देशद्रोही हो। मतलब कि वो लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि आप कुछ भी एक ऐसा शब्द बोल दीजिए जिसको वो सीधे ले जाना चाहते हैं कि नहीं भाई, ये जो है देश विरोधी हो गया है। मोदी जी के खिलाफ बोलने में ज़्यादा डर लगता है या योगी जी के खिलाफ? मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में तो हम लोगों को किसी के खिलाफ डर नहीं लगता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है अगर मर्यादा के तहत रह के जवाब दिया जाए तो कुछ भी सही कहने पे कभी गलत नहीं होता है। ठीक है। जो आप अभी जिस पद पर हैं, उसमें क्या क्या कार्य रहते हैं? जैसे कि मैं समाजवादी पार्टी हम्म। में इस वक्त छात्र सभा में महासचिव के पद पे हूँ। और इससे पहले भी जो मेरी राजनीति शुरू हुई, मैं छात्र सभा का जिला अध्यक्ष कानपुर से रह चुका हूँ। उसके साथ साथ फिर मैं मेन बॉडी जो हम्म। कानपुर जिले की, उसमें 2 बार उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। तो नीचे से लेके जो ऊपर तक जाने का सफ़र रहा है, हम्म। उसमें हमेशा मैंने छात्रों के हित में, हम्म। जैसे कि बढ़ती हुई फीस के खिलाफ कई बार हम्म। मैंने धरना दिया। उसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप के मुद्दे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूँगा। जब हमारी सरकार थी, तो सिर्फ एक दिन एक पेपर में आया कि 3 बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी आईआईटी में उनकी रैंक आई थी, हम्म। बट पढ़ाई के रहते वो फीस नहीं भर पा रहे हैं। हम्म। ये मुद्दा अमर उजाला ने निकाला, तब मैं छात्र सभा का जिला अध्यक्ष था। तो जो आप कहते हो या लोग कहते हैं कि हम्म। यूथ अखिलेश जी को क्यों पसंद करता है, तो मैं उसका हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं माननीय जी के पास गया और मैंने सिर्फ, तब वो मुख्यमंत्री थे, हम्म। मैंने उनको कटिंग दिखाई कि सर ऐसा ऐसा है। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने तीनों परिवार को बुलाया और जो उनकी फीस थी वो उन्होंने तत्काल बोला कि इनकी सारी बच्चों की फीस जो है समाजवादी पार्टी उठाएगी। तो ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने छोटे छोटे कार्यकर्ता की बात एक मतलब बोले तो एक शब्द में सुन लेता है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा नेता तो हम लोगों ने तो नहीं देखा। अखिलेश जी कैसे रहता है? अखिलेश जी एक बहुत शानदार यूथ के नेता हैं और एक पारिवारिक नेता हैं। हमेशा पार्टी के लोगों को एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। और जिन कहते हैं ना कि बड़े ही सजग हैं, मतलब कि भावनाओं से भरे हुए हैं। तो अगर कोई भी इंसान अपना दर्द लेके उनके पास जाता है तो उसकी पूरी बात सुनते हैं, और जहाँ तक भी मदद हो सकती है हम्म। वहाँ तक वो मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत प्योर हार्टेड है, मैंने सुना है। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि उनके जैसा नेता शायद मैंने अभी तक नहीं देखा। क्योंकि मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी 2011 में, हम्म। तब भी मैंने सिर्फ एक झलक उनको देखा और उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा कि अभी तो मैं एमबीए कर रहा हूँ। हम्म। तो बोले कि तुम्हारे जैसे मतलब यूथ के लोगों को तो मुझे लगता है पार्टी में आना चाहिए। हम्म। वो शब्द उनके मुझे इतने अच्छे लगे कि पढ़े हम्म। लिखे नेताओं की ज़रूरत है हमेशा पार्टी में। बस वो शब्द मेरे दिल और दिमाग में ऐसा हुआ कि तब 2011 में मेरा 4.5 लाख का हम्म। प्लेसमेंट हुआ था एमबीए करने के हम्म। बाद। फिर ना मैंने प्लेसमेंट देखा ना कुछ देखा, बस मुझे लगा कि नहीं यार, बस एक नेता एक पार्टी एक दल। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि रहूंगा तो जीवन भर समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। भविष्य में बदलेंगे तो नहीं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जिस हम्म। धर्म से हम आते हैं, जिस जात से आते हैं। हम्म। छत्री समाज से आता हूँ, हम्म। तो जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो वचन चाहे है। कुछ मिले या ना मिले, हमेशा रहेंगे तो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी में और कौन कौन सी विंग्स हैं? जैसे आपकी छात्र सभा है, इसके समाजवादी पार्टी में अगर हम बात करें तो यूथ बहुत ज़्यादा, यूथ का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि उसका, और बीजेपी भी जो है अगर कहीं से भी यूथ विंग के लिए प्रभावित हुई है तो समाजवादी पार्टी को देख के प्रभावित हुई हम्म। है। तो हमारे यहाँ 14 फ्रंटल हैं, जिसमें यूथ के 4 मेन फ्रंटल हैं,
जैसे आपकी यूजन सभा हो गई, उसके बाद मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो गई, लोहिया वाहिनी हो गई और छात्र सभा हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ जो है कार्य करता है। और सबसे ज़्यादा जो भी महिलाओं के लिए, बेरोजगार स्टूडेंट के लिए अगर आवाज़ उठाने का काम करता है तो वो छात्र सभा और हमारी जैसे जो 4 विंग्स हैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हैं। बहुत नॉर्मल सी लाइफ होती है और एकदम से राजनीति में आना, ये मतलब कैसे, कब डिसाइड किया कि अब हमको राजनीति करनी है? एक तो शायद हमारे कानपुर के खून में बोल लें या यहाँ की खुमारी में बोल लें कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप से ही एक नेता हो जाता है अपने आप में। तो ये तो शुरू से ही था कि यार कुछ तो करना है। फिर अचानक से लगा कि यार अपने लिए जीना तो सभी जी रहे हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ समाज के लिए और या अपने जैसे कई भाइयों के लिए कुछ बेहतर किया जाए। तो बस वही सोच, और जब आपकी सोच के हिसाब से आपको नेता मिल जाता है, तो अखिलेश यादव जी हमेशा इसी सोच के नेता हैं। तो बस मन लग गया, दिल लग गया, तो उसके बाद जो है राजनीति में आ गए। और ऐसा है कि फिर पलट के कभी कुछ देखा नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव जी को देखा, उनके चेहरे को देखते हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हैं और उससे प्रभावित रहते हैं। आपका राजनीतिक गुरु कौन? राजनैतिक गुरु तो नहीं बोलूँगा कोई है, लेकिन हाँ, जो भी हमसे बड़े नेता हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जिस नेता की जो क्वालिटी अच्छी लगती है, कि लगता है कि हाँ, ये कुछ सीखने वाली बात है, तो हर इंसान से कुछ ना कुछ बेहतर क्वालिटी लेनी चाहिए, तो बस वैसे ही लेता रहता हूँ। 27 में आएगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल आएगी। मुझे लगता है कि 2027 में हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी बीजेपी ने माहौल बना के रखा हुआ है, जिस तरीके से लोगों को दबाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक 2027 में बीजेपी को मुँहतोड़ जवाब देगी। और क्योंकि जिस हिसाब से अभी जनता परेशान चल रही है, चाहे आप किसी भी मुद्दे पर उठा के, आप कोई भी समस्या उठा के देखिए, सीधा सारा मुद्दा घूम के चला जाता है, आतंकवादियों पे चला जाता है, पाकिस्तान पे चला जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम 2021 सेंचुरी की बात करते हैं, और क्या अभी भी हमारा कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए? हम अमेरिका के साथ अपना अगर हम देखें, कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं? अब अगर आज भी 21 सेंचुरी में हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है, उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें क्या बेहतर अपने समाज के लिए करना चाहिए, वो बात करनी चाहिए। आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या क्या वर्किंग करेंगे? पॉलिटिक्स में तो शायद 2011 ही से आ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है हाँ, कभी ऐसे संवैधानिक पद पे आया कि अगर भगवान ने चाहा या कभी विधायक या सांसद तक पहुँचा, तो अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए जितना भी काम हो सकता है ज़मीनी स्तर पे रह के, इसका मैं आपके चैनल पे भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपना जीवन जिस तरीके से मैंने राजनीति में समर्पित किया है, इसी विचारधारा के साथ हमेशा मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आज एक पार्टी का मैं सिपाही हूँ, और सिपाही रहते जो मेरी ज़िम्मेदारी हैं, जो मुझे लगता है समाज के प्रति हैं, अपने लोगों के प्रति हैं, उसका हमेशा मैंने पालन किया और उसको बहुत सच्चे मन से निभाने की मैं कोशिश करता हूँ। राजनीति के लिए तो क्षेत्र में रहना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, जी, काम करना पड़ता है। आपने क्या क्या कार्य किए? देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष में भी रहते हुए जहाँ पे भी कोई हमको आवाज़ देता है, या जिस तरीके से छात्र कभी परेशान होते हैं, या जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी का मामला था, वहाँ पे कुछ छात्रों की लड़ाइयाँ हुई, जिसमें वहाँ पे सिर्फ समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये मुद्दा जैसे ही हम लोगों को पता चला, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वीसी से बात करी, अपनी बात रखी। तो जब भी हमारे सामने ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि छात्रों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, या इस तरीके की चीज़ें हैं कि फ़ीस बढ़ाने का काम हो रहा है, या जनता को परेशान होने का करा जा रहा है, तो वहाँ पे शायद मेरे जैसे जितने भी समाजवादी पार्टी के यूथ के नेता हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे आप जानते हो कि समाजवादी पार्टी नेता डरते नहीं हैं, ठीक है? तो हमेशा हम लोगों ने लाठियों का सामना किया है, और आने वाले आगे टाइम पे भी हमेशा लाठियों का सामना करते रहेंगे। लाठियाँ खाई हैं अभी तक? लाठियाँ खाई, और शायद आगे भी खाने की तैयारी में हम लोग रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब जब आप आवाज़ उठाने का प्रयास करोगे, ये एक ऐसी सरकार है कि आपकी आवाज़ किसी भी तरीके से दबाने का काम करेगी। लेकिन हम लोग पक्के समाजवादी पार्टी हैं, तो शायद लाठियों और डंडों से तो नहीं डरते हैं। बुलडोजर से? बुलडोजर तो अब क्या ही बोलें, अब रोज चल रहा बीजेपी है। का अब ये एक बड़ा अच्छा एक निकल आया है
कि बुलडोजर चला दो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वैसे मुझे लगता है कि किसी परिवार के सारे बच्चे एक तरीके के नहीं होते। अगर मान लीजिए किसी परिवार का कोई इंसान क्रिमिनल निकल गया है, तो आप उसके परिवार, मतलब जो उसके पिताजी ने अपनी पूरी पूंजी लगा के अपना घर तैयार किया हो या अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हो, आप 2 मिनट में, 2 दिन में आप सीधे ये कार्रवाई कर दोगे कि उसके घर को गिरा दोगे। कोई बाप तो नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा क्रिमिनल बने। ये एक प्रवृत्ति होती है, किसी की प्रवृत्ति होती है, आप उसको सजा दो, सजा देने का अधिकार आपके पास है, लेकिन उसके परिवार को अनावश्यक परेशान करना और उसकी घर पिताजी की गिराना। कमाई हुई पूंजी को बर्बाद करना, मुझे तो नहीं लगता कि ये एक अच्छा पहलू है। लेकिन अब बीजेपी है तो कुछ भी कर सकती है। वो तो कहते गलत ढंग से कमाई गई है इसलिए गिराना है। अब अगर आप, वही है ना कि सब कुछ आप डिसाइड कर लोगे तो फिर कोर्ट का काम खत्म हो जाएगा। भाई या तो आप कोर्ट का वेट करो ना। भाई मुकदमे, वकील, अदालत ये किस लिए बनाई गई है? अगर हम ही सब कुछ बन जाएंगे, हम ही निर्णय दे देंगे, तो फिर इनका मतलब ही क्या है? डर नहीं लगता आपको? डर मुझे लगता है कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको डरना चाहिए। नहीं तो नहीं डरना चाहिए। बाकी मैंने क्या कहा ना, समाजवादी विचारधारा एक ऐसी है कि जब वो खून में आती है ना, तो सबसे पहले डर को खत्म कर देती है। और हमारे नेता ऐसे हैं, ना कभी किसी से डरते हैं, और शायद वही हम लोगों के भी ब्लड में आ गया है, डरना तो नहीं है, झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं। बहुत मतलब विपक्ष जो अभी है, जी। भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो खुल के कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मुझे लगता है कि अगर समाज के लिए आवाज़ उठाना और उसको सही ढंग से अपनी बात रहना, अगर गुंडा बोला जाए तो शायद फिर आप बोल सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी गरीब को दबाया जा रहा है और वहाँ पे कोई भी समाजवादी पार्टी अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको गुंडे की शैली देना चाहते हो, तो आपकी विचारधारा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। और आवाज उठा, जब भी आप किसी गलत चीज के अगेंस्ट जाओगे तो आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, और आप आवाज उठाओगे तो लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे। तो इन चीजों से कभी डर भी नहीं लगा है, क्योंकि आप जब भी कभी जनता से पूछोगे तो जनता सिर्फ एक कहती है, अगर आवाज कोई उठाता है तो समाजवादी पार्टी के नेता उठाते हैं। ठीक बात। समाजवादी पार्टी जब नेताजी चलाते थे और अब अखिलेश जी चला रहे हैं, अभी मुखिया वही है जी। तो फर्क क्या है? पहले तो खूब माफिया हुआ करते थे। फर्क मेरे ख्याल से जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती चली जा रही है, तब की जनरेशन अलग थी, क्योंकि हम लोगों ने माननीय नेताजी के कार्यकाल में राजनीति शायद नहीं करी है, तो उनके बारे में तो इतना नहीं बता पाएंगे। लेकिन माननीय अखिलेश जी के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगा, वो एक ऐसे नेता हैं कि आप उनसे कभी पर्सनली 5 मिनट मिलके देखो, आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा का महत्व क्या है। आपको ये पता चल जाएगा कि वो छात्रों के लिए क्या सोचते हैं, नौजवानों के लिए क्या सोचते हैं, महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं। मतलब वो हमेशा नई चीज पे जानना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पे यूथ का स्कोप है? मेरे ख्याल से जब माननीय अखिलेश जी कभी भी सड़कों पे उतरते हैं तो आपको यूथ के चेहरे और उनका जोश देख के समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई यूथ को नेता बनाने का काम करता है तो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। 27 में टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे? अगर टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ने के लिए, तो क्योंकि एक नेता का हमेशा धर्म है कि अपनी जनता के लिए आवाज़ उठाना, तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल लड़ेंगे। और पिछली बार भी मैंने महाराजपुर से टिकट मांगी थी, तो जैसा आदेश हमारे नेता करेंगे तो उसी आदेश के अनुसार आगे की तैयारी हम लोगों की मान रहेगी। लीजिए लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो क्या क्या कार्य करेंगे, कुछ सोचा है अभी? अगर चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो जिस तरीके से हमारे नेता की कार्यशैली है, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बना रखा है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे आप पुराने कार्यकाल पे आ जाएं तो शायद आपने कपिल देव जी की भी बात सुनी होगी। अभी कुछ दिन पहले अभी एक अभिनेत्री ने, उन्होंने भी जो हम लोगों की महिला हेल्पलाइन रही है उसकी तारीफ करी हुई है। तो एक ऐसी सोच का नेता है जो आने वाले 10 साल 15 साल आगे की सोच रखता हो, तो ऐसे नेता के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो हमारी सोच अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जनता के लिए हमेशा हम लोग काम करेंगे, और आगे के लिए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मैप बना रखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए वो जो पिछली सरकार में काम किया उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग भी काम करेंगे। बाकी ये सरकार तो सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है, तो ये नाम बदलती रहेगी। हम लोगों ने हमेशा काम किए हैं तो अपने काम करते रहेंगे। बदलाव की बात कर रहे हैं, कहीं विक्रम सिंह भी तो नहीं बदल जाएंगे?
विक्रम सिंह आपके चैनल पे बोल रहे हैं, अगर राजनीति करूंगा तो समाजवादी पार्टी की राजनीति करूंगा, वरना शायद घर बैठना मंजूर होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी को छोड़ना मंजूर नहीं होगा। क्षेत्र में रहेंगे जीतने के बाद? जीतने के इन बाद जनरल क्या है अभी और एक जी इन जनरल क्या है कि अभी जो समाजवादी पार्टी से जो जीते हुए लोग हैं, जी सारे नहीं बट बहुत सारे ऐसे हैं जी जो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेता घर बैठने वाले नेता होते हैं, चाहे जीतने के बाद। जैसे हमारे यहाँ से भी उठा लीजिए, जैसे कानपुर से हम लोग रहते हैं, हमारे नेता जो यहाँ पे अमिताभ वाजपेयी हैं, जो अभी विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि वो 24/7 हमेशा वो काम तो करते खूब रहे। दिखते हैं। हाँ, वो हमेशा काम करते रहते हैं, जनता के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ऐसा तो मुझे समाजवादी पार्टी नेताओं में नहीं लगता है है कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम आपको देंगे। हो सकता है अगर किसी बीजेपी वाले ने आपको कोई लिस्ट दी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं कि हम लोग घर बैठने वाले नेताओं में से तो नहीं बीजेपी की नहीं, हमारी बनाई हुई लिस्ट है। है। भाजपा में आपको कौन ज्यादा इंस्पायर करता है? आपको लगता है यार कि वो नेता बढ़िया है? अगेंस्ट में भी रह के कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब जी, भाते हैं यार कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर पर्सनली मैं किसी को पसंद करता हूं तो गडकरी जी। हम्म। और गडकरी जी भी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमेशा जो बीजेपी की विचारधारा है हम्म। लड़ाने की, धर्म की बात करने हम्म। पे, तो गडकरी जी ने हमेशा काम की बात करी है। तो अगर हम्म। किसी नेता को पर्सनली पसंद करने की बात करी जाए तो मैं गडकरी जी के लिए बोलूंगा कि वो एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने कभी भी धर्म की बात नहीं करी है, सिर्फ काम पे हमेशा फोकस किया है। योगी जी कैसे सीएम है? योगी जी कैसे सीएम हैं, अब वो तो आप देख ही रहे हो जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है। अच्छे हैं। जैसे आप ही प्रमोट कर रहे हो बुलडोजर शैली, तो अगर लगता है कि जनता को ये चीज़ पसंद आ रही है तो उसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि कैसे सीएम, इसका जवाब 2027 में जनता उनको दे देगी। कौन सा कार्य आपको योगी जी का अच्छा लगा अभी तक? अभी तक तो उनका अगर कार्य देखे तो मुझे लगता है कार्यों में देखा जाए तो नाम बदलने वाला काम जो ऐसा है कि अच्छा लगा आपको? अच्छा नहीं बोलूंगा, कि एक ऐसा कार्य है कि मुझे लगता है इतना पैसा और इन चीज़ों पे लगाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप मुखिया बन जाते हो तो सब कुछ आपके हाथ में है, तो जो आपको सही लग रहा है आप करते जा रहे हो। राम मंदिर गए आप? हाँ, राम मंदिर में गया हूँ। और मुझे लगता है, हाँ, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं तो राम का नाम लेने में या कोई आपको जय श्री रोकता है। राम नहीं बोलते हैं? नहीं, मैं जय श्री राम बोलने में भी विश्वास रखता हूँ और जय समाजवाद भी बोलने पे विश्वास रखता हूँ। समाजवादी पार्टी में ऐसा तो नहीं लगता आके फंस गए हैं? कभी नहीं। मुझे लगता है कि जब से मैंने राजनीतिक होश संभाला है, तो मुझे लगता है कि ना मुझे, क्योंकि मुझे भी और भी पार्टियों से कभी हमेशा ऑफ़र आते रहते हैं और सबके पास आते हैं। बट मुझे लगता है कि जो यहाँ पे हमें काम करने की आज़ादी और जिस तरीके से जनता के बीच में जाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक नेता से हम क्या उम्मीद करते हैं? जब मैं जिला अध्यक्ष रहा या छोटे-छोटे कभी भी पद पे रहा, मुझे याद है कि जब-जब मैं उनके पास कोई भी समस्या लेके गया हूँ, शायद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई होगी, लेकिन अगर मैंने उनको कोई भी लेटर दिया है, तो 15 दिन में उसका रिज़ल्ट आया है। तो मुझे लगता है ऐसा नेता, सरल नेता, तो मुझे लगता है कभी मिल ही नहीं सकता है। मुलाकात की बात कर रहे हैं। जी। मुलाकात करना बड़ा टफ है। हाँ, खूब संघर्ष करना पड़ता है, मैंने सुना है। संघर्ष तो ख़ैर हाँ, क्योंकि आपने कहा कि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल रहता है। नहीं, प्रोटोकॉल नहीं रहता है। हाँ। एक्चुअली है क्या कि जिस तरीके से यूथ उनको प्यार करता है, आप कभी भी देखिए वो कहीं पे भी जाते हैं, तो जिस तरीके से यूथ उनको देखना चाहता है, उनको छूना चाहता है, तो इसलिए प्रोटोकॉल थोड़ा ज़रूरी होता है कि कभी-कभी युवा शायद अपना थोड़ा-सा होश खो देते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी चोट लग सकती है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है। तो बस उसको देखते हुए माननीय जी हमेशा कहते हैं कि मिलना हो आप कार्यालय आइए, अच्छे से मुलाकात होती है और मुझे मिलते हैं लगता है सबसे? जी? सबसे मिलते हैं? हाँ, सबसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि एक वैसे ऐसा नेता होना कि जो कार्य करता है उनसे तो खैर मुलाकात होती ही होती है, बट कभी कोई भी नॉर्मल आदमी अगर मुझे लगता है लखनऊ जाता है, तो वो जब चाहे माननीय जी से मुलाकात कर सकता है। 27 में अगर सरकार आती है जी। तो आप अपना भौकाल बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, या राजनीति चमकाएंगे, या जनता के साथ क्षेत्र बनाएंगे? देखिए, भौकाल और ये तो खैर कानपुर के खून में ही है, तो मुझे लगता पसंद है है? कि पसंद क्या कि हम लोग जिस बताया ना कि कानपुर हमेशा जैसे खुशहाली में, हँसने में, लोगों को हँसाने में कानपुर का कोई जोड़ नहीं रहा है। जैसे कि नंबर 1 पे हम लोगों को मिला हुआ है, तो यहाँ की हवा में एक अलग बात है।
और जिस तरीके से कहा आपने कहा कि भौकाल, तो मुझे लगता है उस भौकाल के साथ आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि कानपुर का एक ऐसा आदमी है जो बिना जाने बिना पहचाने किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो जब एक नॉर्मल आदमी किसी की भी मदद करने के लिए तैयार होता है तो एक नेता की जो जिम्मेदारी बनती है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कभी भी हमें इस पद पे आते हैं कि हमें अपनी जनता के लिए कुछ करना पड़े तो कभी भी पीछे हटने का काम करेंगे। आपको ऐसा कौन सा कार्य लगता है या काइंड ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि कानपुर शहर में होना चाहिए, जब समाजवादी पार्टी आए तो हम ये काम जरूर करवाएंगे? देखिए, जैसे मेट्रो की बात करें, मेट्रो का भी लाने का जो एक विज़न था वो माननीय अखिलेश जी का था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की भाई उन्होंने ज़मीन कई जगह ले रखी थी, तो जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जो पूरे नहीं हो पाए, ठीक है, चाहे वो कानपुर के लिए हों, जैसे अब तो योगी जी ने बनवा दिए सब। अब वो तो आगे का प्रोसीड है। अब उन्होंने बनवाया या जितने भी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उनके हिसाब से तो आए दिन मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं धरातल पे नहीं है। मैंने कहा ना कि वो कुछ भी बोल सकते हैं बीजेपी वाले, नहीं बने हुए हैं भाई, नहीं बने हैं, लेकिन जो विजन की मैं अगर बात करूं तो जो माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है उस विजन के आसपास कहीं बीजेपी नहीं। हाँ वो विषय एक अलग हो सकता हाँ, है कि वो और अच्छा बना सकते थे, लेकिन अभी है धरातल पे है। धरातल पे हाँ, अगर इस आप चीज को मैं कह सकता हूँ। जी, अगर राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, एक पढ़े लिखे नेता हैं, तो अच्छे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमेशा उनको विपक्ष ने तोड़ने की कोशिश करी, तो जिस मजबूती के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं, तो वो शायद एक यूथ के लिए इंस्पायरिंग होगा। मुझे लगता है एक कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हाँ, अगर उन्होंने तो बहुत बड़ी यात्रा कर ली, अगर ऐसी एक यात्रा अखिलेश यादव जी कर लें तो कुछ बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव तो जब जब माननीय अखिलेश यादव जी सड़क पे उतरते हैं तो बदलाव तो हमेशा आता है। और शायद अगर बीजेपी किसी चीज़ से डरती है तो इसी चीज़ से डरती है कि माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों पे ना उतरें, क्योंकि अगर माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों पे उतर गए तो शायद फिर गाड़ी खड़ी करने की जगह आपको नहीं मिल पाएगी। और आप बीजेपी तो ये भी कहती कि एसी वाले नेता है, एसी में रहते हैं। अब हमने क्या कहा, बीजेपी कुछ भी कह सकती है, तो उनके कहने पे हम कभी नहीं जाते हैं। जो जनता के बीच में आप कभी भी उनकी पुरानी कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, या आज भी वो जहाँ पे जाते हैं, तो जो एक होता है ना कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनको देखने के लिए आते हैं, तो कुछ तो हमारे नेता में ऐसी कोई बात होगी ना। तो आप चाहते हैं कि वो यात्रा करें पूरे प्रदेश के अंदर? मुझे लगता है माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो निकलेंगे, और लगातार वो जा भी रहे हैं। तो एक पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर रखी है। तो मुझे लगता है कि समय आने पे उस रणनीति पे काम जरूर हमारी पार्टी करेगी और कर भी रही है। तो वो समय आने के साथ साथ हमारी जो रणनीति है चुनाव को लेके, वो भी आपके सामने आती चली जाएगी। कुछ पर्सनल प्रश्न हैं, जैसे कि आप अभी बहुत यूथ हैं, यंग एज हैं, जी। माता पिता का सहयोग मिलता है राजनीति में? माता पिता का शुरू में तो नहीं बोलूँगा, शुरू में उनको लगता था पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, वो पिताजी लेक्चरार रहे, एक मध्यम परिवार से हम लोग आते हैं। तो लेक्चरार रहे, मम्मी हाउसवाइफ रही, 2 सिस्टर हैं, 2 बहनें हैं, सब शिक्षा जगत में हैं। पापा लेक्चरार रहे, दीदी टीचर है गवर्नमेंट। तो उनकी भी उम्मीद जो मुझसे रही हमेशा एक टीचर बनने की रही, तो उनके कहने में मैंने बीएड किया। और लेकिन शुरू से था कि पढ़ाई, क्योंकि हमारे जो ठाकुर समाज में बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि लड़के पढ़ते नहीं हैं, व्यापार की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो शुरू से एक मानसिकता थी कि पढ़ना तो है, व्यापार करूंगा वो मेरा मन है, लेकिन पढ़ाई पूरी करनी है। ये टैग हाँ, ये जो एक टैग होता है ना कि ठाकुर के लड़के पढ़ते नहीं हैं, तो वो टैग को हमेशा माइंड में रखा। एजुकेशन में अगर बात करें तो बीए, एमए, बीसीए, एमबीए, बीएड, एलएलबी ऑलमोस्ट सब मेरी कंप्लीट है। पीएचडी के लिए आगे जाऊंगा, लेकिन जॉब के लिए कभी मेरा मन नहीं था कि कुछ करना है, व्यापार में करना है, कुछ बेहतर करना है। तो व्यापार टैग हटाने के लिए पढ़े, शादी करने के लिए तो नहीं पढ़ रहे? नहीं नहीं नहीं, शादी करने का तो कभी इतना ऐसा कुछ रहा नहीं। हाँ, लेकिन एक टैग था कि ठाकुर के लड़के पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए व्यापार में जाते हैं। तो बस ये था कि पढ़ाई पूरी करनी है। ठीक है, शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। आपके पास खूब ऑफर आते हैं मॉडलिंग वगैरह के लिए? हाँ, मुझे लगता है कि एक नेता या एक बेहतर इंसान अगर आप हो तो आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपने हमेशा शरीर पे, चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो मैं सिर्फ यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा, स्वस्थ रहें और हमेशा फिट रहें। उसके लिए मैं ज़रूर उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि व्यायाम ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना तन मन से फिट रहेंगे उतना ही आपकी सोच और विकसित होती चली जाएगी। ये तो सजेशन अच्छा है जी। लेकिन मॉडलिंग के लिए
आपके पास जो आते हैं वो प्रश्न छूट गया। मॉडलिंग के लिए, क्योंकि मुझे हर फील्ड का शौक है। मतलब मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, मुझे फिट रहने का शौक है। तो जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम में फोटो डलती हैं तो मॉडलिंग के ऑफर आते हैं। लेकिन बस वही है ना कि वो एक मेरा शौक है, तो वो सिर्फ शौक के लिए रहता है। बाकी लोगों के लिए राजनीति में कुछ करना चाहता हूँ, तो वो मेरा ड्रीम है। शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई और वाइफ बैंकर हैं, तो और साथ में सीए भी हैं। तो बस जैसा वो बोलती जाती हैं वैसा चीज़ें मैं करता चला जाता हूँ, जो व्यापार के अगर परिभाषा में बोला जाए तो। तो व्यापार का समीकरण वही बनाती हैं, ऐसा हाँ, कहें? मतलब सारी चीज़ें वही देखती हैं। बाकी मेरा काम है राजनीति का विक्रम सिंह। नहीं, राजनीति का तो स्वयं का डिसीजन होता है मेरा कि ये जनता के लिए जो कुछ करना है, और वो शुरू से मेरे एक सहयोग दिमाग। देती हैं आपको? जी। सहयोग देती हैं आपको? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि वाइफ़ जो होती है अर्धांगिनी इसीलिए बोली जाती है कि आपको हमेशा हर ऐसे मोड़ पे जहाँ पे आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो, मानसिक रूप से, तो शायद जो हमारी वाइफ़ धर्मपत्नी होती हैं, उनका एक मोरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मिलता है मोरल सपोर्ट? हाँ, मोरल सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, तो वो हमेशा मोरल सपोर्ट के साथ-साथ डाँट भी पड़ती रहती है, तो वो एक लाज़मी है, हर शादीशुदा इंसान को ये देखना पड़ता है, तो अपनी पिताजी की डांट पड़ती है अभी? पापा, हाँ, शुरू में वो बहुत डाँटते थे। और एक छोटा-सा मैं किस्सा बताना चाहूँगा इसी में, क्योंकि पापा का बहुत मन था कि बीएड के बाद मैं मतलब टीटी करके टीचर बन जाऊँ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म भरवा दिया टीटी का कि ये एग्ज़ाम तुम्हें देना है। अच्छा, मेरा शुरू से मन था कि मुझे जॉब तो करनी नहीं है। तो शायद सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का एग्ज़ाम होना था। तो मैं एग्ज़ाम छोड़ के मैं अपने ऑफिस में जाके बैठ गया, व्यापार में आ चुका था, और मैंने अपना मोबाइल सब साइलेंट करके रख दिया। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो पापा ने पूछा पेपर कैसा हुआ? मैंने कहा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। तो उनका एक ही था, इतनी मार मारूंगा, पेपर तो कैंसिल हो गया, तो तू कौन सा पेपर दे के आया है? तो फिर उनको समझ में आ गया कि इसका कोई भी मन नहीं है। उसके बाद से उन्होंने ना मुझे कभी बोला कि कोई एग्ज़ाम दो, बस उनका ये था कि हाँ, बीएड करवाना चाहते थे, तो उनके मन के लिए मैंने बीएड कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं बोला कि क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। हाँ, अब मेरे सारे डिसीज़न में उनका पूरा भरपूर सहयोग रहता है, बस। तो पिताजी से कभी 36 का आंकड़ा हुआ है? 36 का आंकड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे समाज में है कि बेटा बाप से शायद अपने बाप से मन ही की मानता है। हाँ, मानता बोल लो या डरता बोल लो, तो आज भी हम दोनों के बीच का जो माध्यम है वो माताजी हैं। तो कोई भी बात अगर उन तक पहुँचानी होती है, तो वो माताजी के माध्यम से ही पापा के कानों तक जाती है, और उसका जवाब वो चिल्ला के देते हैं कि ताकि मेरे कानों तक वो बात डायरेक्ट आ जाए। तो आज भी वही, जैसे हर परिवार की होती हैं चीज़ें, तो वैसे ही है कि पिताजी से कभी अपने मन की बात हम लोग डायरेक्टली खुल के नहीं बोल पाते तो हैं। ज़्यादा बातें माताजी से होती हैं पिताजी से? माताजी से मन की बातें माताजी से होती हैं, और जब तक एजुकेशन मतलब शिक्षा में हम लोग रहे कि स्टूडेंट रहे, तो पापा से बस इतनी बात होती थी कितने मार्क्स आ रहे हैं या कुछ पैसों की ज़रूरत तो नहीं है। मन की बात हमेशा मम्मी से हो पाती थी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस पॉडकास्ट को हम देंगे यहीं पर विराम, और फिर कभी हम वार्ता करेंगे 2027 के जब करीब होंगे, तो आपको हम ज़रूर दोबारा से न्योता देंगे, थैंक तो यू आप सो ज़रूर मच। आइए। नमस्कार। थैंक यू।